नेपाल में आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन अब अराजकता फैली हुई है। हर तरफ हिंसा है, आगजनी है, लूटपाट है। जिस सोशल मीडिया के नाम पर नेपाल में क्रांति शुरू हुई थी, उसी सोशल मीडिया पर अब नेपाल में विदेशी पर्यटक मदद की गुहार लगा रहे हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आजकल गिरगिट से भी तेजी से रंग बदल रहे हैं। कभी भारत डेड इकोनॉमी होती है, तो कभी मोदी उनके पक्के दोस्त। समझ नहीं आता कि वो चाहते क्या हैं। दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के लिए भी ट्रंप एक पहेली बन चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं रुचि अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। वो खबरें जो आपके लिए हैं, आपकी जानकारी के लिए, आपकी जागरूकता के लिए और आपकी भलाई के लिए। सबसे पहले दिन की 3 बड़ी खबरें। नेपाल में ओली सरकार के इस्तीफे के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। आगे की रणनीति बनाने के लिए प्रदर्शनकारियों की आज एक बड़ी बैठक हो रही है। नेपाल में फंसे 400 भारतीयों को लाने के लिए 2 विमान भेजे जा रहे हैं। नेपाली सेना ने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अपने नियंत्रण में ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट में लिखा, ये जानकर बहुत पीड़ा हुई कि इसमें अनेक युवाओं की जान गई है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार से जुड़ी बातचीत फिर से शुरू होगी। ट्रंप ने लिखा, मैं अपने बहुत अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी से आने वाले हफ्तों में बात करना चाहता हूं। पीएम मोदी ने भी ट्रंप की इस पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा, भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं। एप्पल आईफोन 17, 17 प्रो और एप्पल वॉच अल्ट्रा 3 को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। इसके साथ एप्पल ने आईफोन एयर को भी लॉन्च कर दिया है। ये ब्रांड का अब तक का सबसे पतला फोन है। और अब खबरें अनकही। संसद जली, सुप्रीम कोर्ट जला, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया। वित्त मंत्री नदी में कूदकर जान बचाते दिखे। सड़कों पर नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। नेपाल का जेनजी आंदोलन कुछ ही घंटों में खूनी बगावत में बदल गया। क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन की लड़ाई है या नेपाल को बांग्लादेश की राह पर ले जाने की एक बड़ी साजिश? और किसी भी आंदोलन का आपराधिक हो जाना कहां तक जायज ठहराया जा सकता है, ये हम सबको सोचना होगा। काठमांडू की सड़कों पर युवा क्रांति की आग फैल चुकी है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ गुस्सा अब संसद और नेताओं के घरों तक पहुंच गया है। विरोध के केंद्र में है एक कैंपेन जिसका नाम है नेपो किड्स या नेपो बेबीज कैंपेन। ये सिर्फ बेरोजगारी या भ्रष्टाचार का आंदोलन नहीं है, बल्कि नेपो पॉलिटिक्स, वंशवाद और असमानता के खिलाफ युवा विद्रोह भी है। एक तरफ सोशल मीडिया के नाम पर क्रांति हो रही है, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स पर अपने पर्सनालिटी राइट्स छीने जाने से सेलिब्रिटीज परेशान हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट से मदद मांगी है कि उनकी तस्वीरों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए। आज बात कानपुर की भी होगी, क्योंकि कानपुर से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प खबर आई है। आपने सुना होगा, कानपुर वाले बड़े बेबाक होते हैं, लेकिन अब उनके नाम एक नया खिताब जुड़ गया है। एक सर्वे में पता चला है कि मोहब्बत हो या मजाक, चाय पर चर्चा हो या गुस्से का तूफान, कानपुरियों की जुबान पर गाली हर वक्त तैयार रहती है। और इसी खासियत ने कानपुर को बना दिया है यूपी का नंबर 1 गालीबाज शहर। चलिए अब अनकही खबरें विस्तार में देखते हैं। पड़ोसी देश नेपाल, जहां कभी लोकतंत्र की नई शुरुआत की बातें होती थी, वहां आज सड़कों पर खून बह रहा है। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई महत्वपूर्ण इमारतें जल रही हैं। नेताओं के घर राख हो चुके हैं और मंत्री जान बचाने के लिए नदियों में कूद रहे हैं। सवाल यह है, क्या नेपाल बांग्लादेश वाले रास्ते पर चल पड़ा है? नेपाल से हिंसक आंदोलन की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो डराने वाली हैं। यह आंदोलन किसी भी हालत में अब जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। ये तस्वीरें बताती हैं कि नेपाल में हिंसा कितने भयावह स्तर पर पहुंच गई है। प्रदर्शनकारियों में
नेताओं के साथ साथ उनके परिवार के लोगों के प्रति भी कितनी नफरत और गुस्सा भरा हुआ है, ये इन वीडियोस के जरिए पूरी दुनिया देख रही है। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी रवि लक्ष्मी पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने बेरहमी से हमला किया और उन्हें जिंदा जला दिया। झालानाथ खनाल नेपाल के 35वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फरवरी 2011 से अगस्त 2011 के बीच वो नेपाल के प्रधानमंत्री थे। लेकिन एक महिला को सड़क पर जिंदा जला दिया जाना, चाहे वो कोई भी हो, किसी की भी पत्नी हो, इसको दुनिया सही कैसे ठहरा सकती है? ये तस्वीर देखिए, ये उस वक्त की है जब नेपाल के वित्त मंत्री को नेपाल की सड़कों पर दौड़ा दौड़ाकर मारा गया। प्रदर्शनकारियों ने विष्णु कुमार पौडेल का पीछा किया। उन्हें दौड़ा दौड़ाकर तब तक पीटते रहे जब तक वो जान बचाने के लिए नदी में कूद नहीं गए, और नदी में कूदकर किसी तरह उन्होंने अपनी जान बचाई। नेपाल में बेकाबू प्रदर्शनकारियों ने 4 बार प्रधानमंत्री रह चुके शेर बहादुर देउबा की बुरी तरह पिटाई की। आंदोलनकारी देउबा के घर में घुस गए, उनके घर में आग लगा दी गई और उन्हें बुरी तरह पीटा गया। नेपाल के ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर में तोड़फोड़ के बाद प्रदर्शनकारियों ने लाखों नेपाली रुपए लूट लिए और गुस्साई भीड़ ने सड़कों पर नोट उड़ाए। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के घर पर आगजनी की और उनका घर जलाने के बाद वो नाच गाकर जश्न मनाते दिखे। नेपाल में कल तक जो आंदोलन था वो कुछ ही घंटों में खूनी हिंसा में बदल गया। सोशल मीडिया बैन हटाने के नाम पर उग्र हुआ आंदोलन खुद एंटी सोशल हो गया। बैन खत्म हुआ लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ। संसद को फूका गया, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी गई, नेताओं मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा पीटा गया, घर में घुसकर लूटपाट की गई और घरों को जलाया गया। इस प्रदर्शन के दौरान नेपाल में 3 ऐसे चेहरे सामने आए हैं जिन्हें देश की अंतरिम सरकार की नई लीडरशिप माना जा रहा है। पूर्व टीवी होस्ट और डिप्टी पीएम रवि लामिछाने, रैपर से मेयर बने बालेन शाह और सामाजिक कार्यकर्ता सुदन गुरुंग, जिन्होंने सोशल मीडिया पर आंदोलन की चिंगारी भड़काई। सबसे पहले बात बालेन्द्र शाह की, जो नेपाल में बालेन नाम से भी जाने जाते हैं। 36 साल के बालेन्द्र शाह एक नेपाली रैपर, सिविल इंजीनियर और काठमांडू के 15वें मेयर हैं। 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें टॉप 100 उभरते नेताओं की सूची में शामिल किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स भी उनके काम की तारीफ कर चुका है। बालेन की लोकप्रियता खासकर युवाओं में ज्यादा है। बालेन ने सड़कों और फुटपाथों की सफाई हो या टैक्स चोरी करने वाले निजी स्कूलों पर नकेल कसना, उन्होंने अपने काम से जनता के बीच बेदाग छवि बनाई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति से भी लोग उनके समर्थन में हैं। बालेन ने फेसबुक पर जेनजी के नेतृत्व में शुरू हुए आंदोलन को समर्थन दिया। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद उत्तराधिकारी की दौड़ में एक और जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो है रवि लामिछाने, जो कि पत्रकार और एंकर भी रह चुके हैं। उन्होंने 2022 में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। उनकी पार्टी के 21 सांसदों ने एक साथ इस्तीफा देकर ओली पर इस्तीफे का दबाव बनाया। ऐसे में युवाओं का समर्थन भी रवि लामिछाने के साथ दिख रहा है। संकट की घड़ी में ऐसा कहा जा रहा है कि लामिछाने ने नेपाली संसद को अस्थिर करने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत अपने सांसदों से इस्तीफा दिलवाया। ओली सरकार ने इसी साल एक घोटाले के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन आंदोलनकारियों ने उन्हें जेल से निकाल लिया। इस पूरे आंदोलन में एक नाम जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, उस शख्स का नाम सुदन गुरुंग है। 36 साल के सुदन गुरुंग ने नेपाल की पूरी सत्ता को हिलाकर रख दिया है। गुरुंग का संगठन हामी नेपाल युवाओं में बेहद लोकप्रिय है, इसलिए उनकी एक आवाज पर हजारों युवा सड़क पर उतर आए। उन्होंने कहा, यह सिर्फ सोशल मीडिया का मुद्दा नहीं, ये भ्रष्टाचार और नकारा शासन के खिलाफ लड़ाई है। सुदन गुरुंग ने एक वीडियो जारी कर स्पष्ट मांगे रखी थी कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सभी प्रांतीय मंत्री भी इस्तीफा दें। जिन लोगों ने प्रदर्शनकारियों को गोली मारी, उन पर सख्त कार्रवाई हो। नेपाल में युवाओं की अंतरिम सरकार बनाई जाए। उनकी इन मांगों के साथ प्रदर्शन और भी तेज हो गया और हिंसा, आगजनी, खून खराबे में बदल गया।
हालांकि युवाओं की मांग पर नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाया बैन वापस लिया, लेकिन इसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। बाद में केपी ओली ने इस्तीफा दिया। इसके बाद ओली को नेपाल की सेना से मदद की उम्मीद थी। नेपाली मीडिया के मुताबिक ओली ने नेपाली सेना प्रमुख अशोक राज से हालात काबू करने में मदद मांगी, लेकिन तब तक नेपाल के हालात बेकाबू हो चुके थे। इस पूरे मूवमेंट को लीड करने वाले युवा 36 वर्षीय सुदन गुरुङ ने भी नहीं सोचा था कि आंदोलन मिसगाइडेड रॉकेट की तरह नेपाल को ही नुकसान पहुंचाएगा। नेपाल से आई इन तस्वीरों से क्या समझा जा सकता है? संसद में आग लगाने का मतलब है कि युवाओं का लोकतंत्र से मुंह खत्म हो चुका है। पुलिस थाने से बंदूकें उठाने वाले ये जेनजी अपने ही लोगों पर फायरिंग कर रहे हैं। अपने देश की सेना पर गोलियां चलाने वाले इस व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि बंदूकें केवल हाथ बदलती हैं, अपना कैरेक्टर नहीं। नेपाल हिंसा को लेकर सवाल यह है कि यह आंदोलन सिर्फ एक संयोग है या बांग्लादेश जैसा सोचा समझा प्रयोग, क्योंकि पिछले साल 5 अगस्त को जिस तरह बांग्लादेश में क्रांति के नाम पर जबरदस्त हिंसा हुई, लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया गया, उसी तरह नेपाल में बांग्लादेश का रिपीट टेलीकास्ट होता हुआ दिखा। बांग्लादेश और नेपाल की हिंसा का पैटर्न एक जैसा दिख रहा है। बांग्लादेश और नेपाल दोनों ही देशों में एक युवा नेता के पीछे लाखों की भीड़ चल पड़ी। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता उखाड़ फेंकने का क्रेडिट 26 साल के नाहिद इस्लाम को दिया जाता है, तो नेपाल में ओली का तख्ता पलटने का क्रेडिट 36 साल के सुदन गुरुङ को दिया जा रहा है। बांग्लादेश और नेपाल दोनों देशों में सरकार के एक गलत फैसले ने जनता के बीच असंतोष की चिंगारी को ऐसा भड़काया कि सड़क पर उतरी जनता सरकारों को उखाड़ फेंकने तक घर नहीं लौटी। लेकिन बांग्लादेश में युवाओं की बनाई यूनुस सरकार में तो हालात और बदतर हो गए। भारत के विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा में एक जवाब में बताया था कि साल 2024 में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ 2200 हिंसक घटनाएं हुई हैं, जो कि पहले हुई घटनाओं से 7 गुना ज्यादा है। लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि पिछले साल 5 अगस्त से अब तक बांग्लादेश में 23 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। सरकार ने बताया कि कम से कम 152 हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं। तो क्या नेपाल में जो हालात हैं वो बांग्लादेश की राह पर जा रहे हैं? अगर हां, तो फिर इस आंदोलन का मकसद क्या था? ये किसके इशारों पर हो रहा था? इससे किसका भला होगा? नेपाल के युवाओं को इससे क्या हासिल होगा? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में स्थिति साफ होगी, ये उम्मीद जरूर है। और हम नेपाल की ही खबर पर अभी बने रहेंगे, क्योंकि नेपाल में युवाओं का आंदोलन सिर्फ बेरोजगारी या भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं था। गुस्से की एक बहुत बड़ी वजह नेपो पॉलिटिक्स यानी वंशवाद भी थी। दरअसल नेपाल की बड़ी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं पर आरोप है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली और अपने रिश्तेदारों को ही राजनीति और सत्ता में जगह देते हैं। और जब इन पार्टियों ने मिलकर एक ग्रैंड कोalition बनाया तो अफवाहें फैली कि ये गठबंधन भ्रष्टाचार की जांच से बचने के लिए है। यहीं से जनता की नाराजगी आक्रोश में बदलने लगी। सोशल मीडिया साइट्स को बैन किए जाने से शुरू हुई विरोध प्रदर्शन की आग देखते ही देखते संसद और सियासतदानों के घरों की दहलीज तक पहुंच गई। नेपाल में आंदोलन और हिंसा के बीच एक शब्द बार बार ट्रेंड करता रहा और वो है नेपो किड्स या नेपो बेबीज। नेपो किड्स आंदोलन की शुरुआत सितंबर 2025 के पहले हफ्ते में सोशल मीडिया बैन के बाद हुई और ये तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होकर बड़े पैमाने पर युवा विरोध में बदल गया, जिसका मतलब है कि वो बच्चे जो रसूखदार परिवारों के हैं, जिनके पास बेपनाह दौलत और संपत्तियां हैं, सोशल मीडिया पर उनके महंगे कपड़े, विदेशी छुट्टियां और ग्लैमरस लाइफस्टाइल की तस्वीरें वायरल होती हैं। उनके खिलाफ नेपाल के युवाओं में गुस्सा भर रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए नेपो किड्स, नेपो बेबी जैसे ट्रेंड्स ने इस असमानता को उजागर किया। टिकटॉक, रेडिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नेताओं के बच्चों के महंगे कपड़े, लैविश लाइफस्टाइल्स, विदेशी छुट्टियां, इन सब के वीडियोस और तस्वीरें साझा कर आम जनता से तुलना की गई। युवाओं ने ये सवाल उठाया कि क्या ये सब उनकी खुद की मेहनत है या उनके परिवार के राजनीतिक प्रभुत्व का नतीजा।
वर्ल्ड बैंक के मुताबिक नेपाल की 3 करोड़ आबादी में से 20% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। 15 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 22% से ज्यादा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, देश का सबसे अमीर 10% तबका सबसे गरीब 40% से 3 गुना ज्यादा कमाता है। नेपाल के महज 20% लोगों के पास देश की 56% संपत्ति है, जिनमें नेपाल के राजनेता भी शामिल हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग में नेपाल लगातार दक्षिण एशिया के सबसे भ्रष्ट देशों में गिना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विश्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि नेपाल की बेरोजगारी दर 2024 में लगभग 11 से 12% है। यानी समाज में असमानता इतनी गहरी है कि नाराजगी का ज्वालामुखी एक ना एक दिन तो फूटना ही था। विशेषज्ञों का मानना है कि इस आंदोलन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा पीढ़ी की नई और क्रिएटिव आवाज को जन्म दिया है। इस आंदोलन ने नेताओं के बच्चों की चमकदार जिंदगी और आम जनता के संघर्षों के बीच के अंतर को एक्सपोज किया है। इस गुस्से ने सोशल मीडिया से सड़क तक आंदोलन को जन्म दिया, जिसमें हजारों युवा विरोध प्रदर्शन के लिए निकल पड़े। नेपाल की राजनीति पर नजर रखने वाले भारत के एक पूर्व राजनयिक कहते हैं कि नेपाल में आज के हालात की एक बड़ी वजह यह भी है कि नेपाल की 2 बड़ी पार्टियां जो एक दूसरे की विरोधी हैं, नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ने मिलकर नई सरकार बनाई है। इस गठबंधन के तहत CPN-UML के अध्यक्ष KP शर्मा ओली नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने थे। यह कहा जाने लगा कि दोनों पार्टियों के नेता पिछली सरकार की भ्रष्टाचार जांच के दायरे में थे। उन जांचों को रोकने के लिए ही यह गठबंधन बनाया गया। इसके बाद उन्होंने पूर्व डिप्टी CM और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने को गिरफ्तार करवा लिया। दिलचस्प बात यह है कि आंदोलन और विरोध के दौरान रवि को प्रदर्शनकारियों ने जेल से छुड़ा लिया है। इससे लोगों के बीच ये भावना बनी कि नेपाल की मौजूदा संस्थाएं बिल्कुल नाकारा हैं। इसी वजह से युवाओं ने खुद ही कानून अपने हाथ में ले लिया है। नेपाल में 17 साल पहले राजशाही को खत्म कर लोकतंत्र लागू किया गया था। तब से देश में 14 सरकारें आईं, लेकिन एक भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। KP शर्मा ओली 4 बार इस पद पर रह चुके हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड भी 3 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके अलावा भी कई दूसरे राजनेता एक बार इस पद पर रह चुके हैं, लेकिन एक भी नेता अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर सका। यानी नेपाल की कहानी सिर्फ सोशल मीडिया बैन की नहीं, बल्कि नेपोटिज्म, करप्शन, बेरोजगारी, जेनजी की नाराजगी का एक खतरनाक कॉकटेल बन गया है। जब संस्थाएं काम नहीं करती और राजनीति कुछ परिवारों तक सिमट जाती है, तो देश के युवा खुद कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। सवाल अब यह है कि नेपाल का लोकतंत्र इस गुस्से को कैसे संभालेगा? क्या नेपाल का फ्यूचर युवा लिखेगा, या बस ये आंदोलन अब अराजकता की मिसाल बनकर रह जाएगा? KP ओली को घोषित तौर पर चीन समर्थक नेता माना जाता है। हालांकि उनकी सरकार के पतन को चीन की हार के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस कारण ऐसा माना जा रहा है कि नया प्रधानमंत्री अमेरिका का करीबी हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि नेपाल में हिंदू राजशाही एक बार फिर लौट सकती है। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र विक्रम शाह को देश का नया संरक्षक बनाया जा सकता है। नेपाल के युवाओं के इस आंदोलन से एक सीख तो पूरी दुनिया को लेनी चाहिए, और वो ये कि नेपोटिज्म खत्म हो, चाहे राजनीति हो, फिल्मी दुनिया हो या खेल का मैदान। काम और मौके उसको मिले जो उसका हकदार हो, ना कि उसे जो सिर्फ किसी बड़े आदमी का बेटा या बेटी हो। क्योंकि अगर ये नेपोटिज्म यूं ही बढ़ता चला गया तो उसके साथ दुनिया भर में बढ़ेगा युवाओं में असंतोष और आक्रोश, भारत में भी। अगर कभी ऐसा हो कि इंटरनेट पर आप अपने नाम को सर्च करें और आपको दिखे कि आपकी तस्वीरें हजारों बार गलत जगहों पर आई हैं, अडल्ट वेबसाइट्स पर आपकी फोटो, आपके नाम और आवाज का इस्तेमाल धमकी देने या किसी गैर कानूनी काम में किया जा रहा है, और आपको पता भी नहीं कि सब कौन कर रहा है, तो सोचिए कैसा महसूस होगा। वो डर, वो बेचैनी, वो बेबसी, जब आपके नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और अपराधी पकड़ में भी ना आए। कुछ ऐसा ही हुआ बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ। उनकी फोटो
नाम, पहचान और यहाँ तक कि एआई से बनाई गई अश्लील तस्वीरें इंटरनेट पर धड़ल्ले से फैल रही थी, बिना उनकी इजाजत और जानकारी के। ऐश्वर्या को मजबूर होकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा ताकि उनकी गरिमा और अधिकारों की रक्षा हो सके। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई और बिना इजाजत उनकी फोटो, नाम, पहचान और एआई जनरेटेड वल्गर कंटेंट के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कोर्ट से कहा कि उनके पर्सनालिटी राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। एक्ट्रेस के वकील संदीप सेठी ने कोर्ट में कहा कि भ्रामक प्रचार और फायदे के लिए ऐश्वर्या राय की पहचान का धड़ल्ले से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या की अश्लील छेड़छाड़ की गई और एआई जनरेटेड तस्वीरें ऑनलाइन फैलाई जा रही हैं। संदीप सेठी ने इसे ऐश्वर्या की गरिमा और अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक्ट्रेस की तस्वीरों का इस्तेमाल किसी के सेक्सुअल डिजायर्स की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। एक्ट्रेस के वकील संदीप सेठी ने उन वेबसाइट्स के बारे में बताया जो खुद को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म बताकर ऐश्वर्या के नाम और उनकी तस्वीर वाले मग, टी शर्ट और ड्रिंक प्रोडक्ट सहित कई अनऑथराइज सामान बेच रही हैं। याचिका aishwaryaworld.com और दूसरे कई पोर्टल्स प्रोडक्ट्स के खिलाफ दायर की गई है, जिन पर उनके व्यक्तित्व का अवैध रूप से लाभ के लिए उपयोग करने का आरोप है। इन वेबसाइट्स को ऑफिशियल बताकर वहां 3100 रुपए तक की कीमत वाले मग और टी शर्ट जैसे सामान बेचे जा रहे हैं। बयान में ऐश्वर्या नेशन वेल्थ नामक एक कंपनी का भी जिक्र किया गया है, जिसने बिना किसी संबंध के धोखाधड़ी से उन्हें अपना अध्यक्ष बताया था। कोर्ट ने कहा कि ऐश्वर्या राय बच्चन की पब्लिसिटी और पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए इंजंक्शन ऑर्डर पास किया जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी। हम आपको बता दें कि इंजंक्शन ऑर्डर कोर्ट का वो ऑर्डर होता है जिसमें किसी को गैर कानूनी या बिना अनुमति वाला काम रोकने के लिए कहा जाता है। ऐश्वर्या राय कोर्ट पहुंची और उसके एक दिन बाद उनके पति एक्टर अभिषेक बच्चन ने भी दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने भी अदालत से अनुरोध किया कि उनके पब्लिसिटी एंड पर्सनालिटी राइट्स की सुरक्षा की जाए। साथ ही वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उनकी इमेजेस, फेक वीडियोस को अपलोड करने से रोका जाए। इसके पहले ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कई वेबसाइट से उनके स्वास्थ्य के बारे में फैलाई जा रही फेक और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हटाने का अनुरोध किया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने गूगल को नोटिस जारी किया था। 20 अप्रैल 2023 को भी अदालत ने यूट्यूब को आदेश दिया था कि आराध्या बच्चन के स्वास्थ्य से जुड़ी फर्जी और भ्रामक वीडियोस को तुरंत हटाया जाए। आराध्या ने अपनी याचिका में कहा था कि इन वीडियोस में उन्हें गंभीर रूप से बीमार दिखाया गया है, जो पूरी तरह से झूठ था। इससे पहले 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन के मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। अदालत ने दुनिया के सभी लोगों को अमिताभ बच्चन के नाम, तस्वीर, आवाज या किसी भी पर्सनालिटी ट्रेट के गलत इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। यह आदेश जस्टिस नवीन चावला ने बच्चन की याचिका पर दिया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि लॉटरी ऑर्गेनाइजर्स, मोबाइल ऐप डेवलपर्स, बुक पब्लिशर्स, मर्चेंडाइज वेंडर्स और वेबसाइट डोमेन बनाने वाले उनकी पर्सनालिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी को आदेश दिया कि ऐसे सभी लिंक्स और वेबसाइट्स तुरंत बंद किए जाएं। बच्चन के वकील अमित बी नाइक ने इस आदेश को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के खिलाफ दिया गया जॉन डो ऑर्डर है, क्योंकि बार बार हो रहे उल्लंघनों पर नजर रखना अकेले अमिताभ बच्चन के लिए असंभव है। जॉन डो ऑर्डर जानते हैं क्या होता है? ये दरअसल एक कानूनी आदेश है जिसे अदालत तब जारी करती है जब उल्लंघन करने वाले या अपराधी की पहचान स्पष्ट नहीं होती। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए कि कोई फिल्म रिलीज होने वाली है और उसकी पायरेसी करने वाले लोग कौन है ये निर्माता को नहीं पता, या फिर कोई व्यक्ति किसी सेलिब्रिटी का नाम, तस्वीर या आवाज गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है लेकिन उसकी भी पहचान नहीं हो पा रही। जॉन डो एक ऐसा नाम है जो आमतौर पर किसी अज्ञात या गुमनाम व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खासकर कानूनी और चिकित्सा मामलों में। ऐसे मामलों में अदालत जॉन डो ऑर्डर जारी करती है। ऐसा नहीं कि बच्चन परिवार के साथ ही इस तरह के मामले हुए, कई और फिल्मी सितारे भी इस परेशानी से निजात पाने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं। 2024 में जैकी श्रॉफ ने अपने नाम, तस्वीरों और उनका मशहूर कैच फ्रेज जैकी, जग्गू दादा और भिड़ू के व्यावसायिक इस्तेमाल पर कानूनी सुरक्षा हासिल कर ली।
अदालत ने बिना अनुमति मर्चेंडाइज बेचने या विज्ञापनों में उनकी पहचान इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। श्रॉफ ने शिकायत की थी कि कई लोग उनके नाम और इमेज का इस्तेमाल कर मर्चेंडाइज बेच रहे हैं, बिना लाइसेंस वाले रेस्टोरेंट चला रहे हैं, अडल्ट कंटेंट फैला रहे हैं और यहाँ तक कि उनकी नकल करता हुआ एक एआई चैटबॉट भी बना दिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मई 2024 में एक अहम आदेश देते हुए कई कंपनियों को एक्टर जैकी श्रॉफ के नाम, तस्वीरें, वॉइस और उनके कैच फ्रेज भिड़ू के व्यावसायिक इस्तेमाल से रोक दिया। जस्टिस संजीव नरूला ने माना कि बिना अनुमति इस तरह का उपयोग श्रॉफ की पब्लिसिटी राइट्स का उल्लंघन है और इससे उनकी डिग्निटी और रेपुटेशन को डैमेज होता है। साल 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक और बड़ा फैसला दिया। अदालत ने कई वेबसाइट्स, प्लेटफॉर्म्स को एक्टर अनिल कपूर के नाम, तस्वीर, आवाज और उनके मशहूर कैच फ्रेज झकास के कमर्शियल यूज पर रोक लगा दी। यह आदेश जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अनिल कपूर की याचिका पर सुनाया था। अनिल कपूर ने आरोप लगाया था कि बड़ी संख्या में लोग उनकी पर्सनालिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो फेक ऑटोग्राफ्स बेचने का मामला हो, तस्वीरों की मॉर्फिंग हो या एआई से बने जीआईएफ्स और फेस मॉर्फ्ड वीडियोस हो। कपूर ने कोर्ट में दलील दी कि उनकी आइडेंटिटी और पर्सनालिटी उनका जीवन भर का काम है। ये मुकदमा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने के लिए नहीं, बल्कि गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए है। अदालत ने इस तर्क को सही माना और कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जरूरी है, लेकिन इससे किसी व्यक्ति की रेपुटेशन और पर्सनालिटी राइट्स को नुकसान पहुंचे, ये सही नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने 16 कंपनियों को सभी ऑफेंसिव लिंक्स हटाने और ब्लॉक करने के आदेश दिए। जस्टिस सिंह ने टिप्पणी की कि शोहरत अपने साथ दिक्कतें भी लाती है और कहा कि किसी सेलिब्रिटी की पहचान की रक्षा सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसके परिवार और लिविंग के लिए भी अहम है। खैर, इतनी राइट्स और केस की बात हो गई तो आपको यह भी जान लेना चाहिए कि इसे लेकर कानून क्या कहता है। पर्सनालिटी राइट्स जो आमतौर पर दो तरह के होते हैं, राइट ऑफ पब्लिसिटी और राइट टू प्राइवेसी। हर व्यक्ति को यह कानूनी अधिकार है कि वो अपने नाम, छवि, आवाज, दस्तखत और हर तरह की पहचान के व्यावसायिक इस्तेमाल पर नियंत्रण रखे। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कोई और व्यक्ति बिना अनुमति किसी भी शख्सियत का फायदा ना उठा सके या गलत तरीके से उनको पेश ना करे। यह अधिकार खास तौर पर सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स और प्रमुख लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता और इमेज की एक बड़ी कमर्शियल वैल्यू होती है। इन अधिकारों के उल्लंघन में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं? बिना अनुमति किसी के नाम पर या किसी की तस्वीर वाला मर्चेंडाइज बेचना, कमर्शियल्स या एंडोर्समेंट्स में बिना कॉन्ट्रैक्ट किसी के नाम, तस्वीरों का इस्तेमाल करना, डीप फेक वीडियो बनाना या किसी का एआई से तैयार किया हुआ अडल्ट या पोर्नोग्राफिक कंटेंट पब्लिश करना। टेक्नोलॉजी में आई क्रांति ने जहां कई मुश्किल कामों को आसान कर दिया है, तो इससे तमाम तरह के जो फ्रॉड्स हैं उनको भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है। खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से तमाम ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसने हर किसी की नींद उड़ा दी है। ऐसा ही एक मामला सचिन तेंदुलकर के साथ भी सामने आया था। आपको याद होगा, सोशल मीडिया पर सचिन तेंदुलकर का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में सचिन को एक गेम को प्रमोट करते हुए दिखाया गया। इसमें वो कहते हैं कि उनकी बेटी भी ये गेम खेलती है। बाद में पता चला कि ओरिजिनल वीडियो में एआई का इस्तेमाल कर उसमें आवाज बदल दी गई। इस वीडियो को लेकर सचिन तेंदुलकर ने पोस्ट करते हुए पूरी तरह से इसे फर्जी बताया था। इससे पहले पुष्पा जैसी कामयाब फिल्मों से अपनी अलग पहचान बनाने वाली रश्मिका मंदाना की एक डीप फेक वीडियो वायरल हुई थी। डीप फेक वीडियो के जरिए तैयार वीडियो में नजर आ रही एक महिला को रश्मिका मंदाना की तरह दिखाने की कोशिश की गई। रश्मिका ने इसे लेकर दुख जाहिर किया था और अमिताभ बच्चन समेत कई सेलिब्रिटीज ने कानूनी कार्रवाई की बात कही थी। इन सेलिब्रिटीज की एक दिक्कत देखकर ये तो कहा जा सकता है कि एवरीथिंग कम्स विथ अ कॉस्ट। अगर आप पब्लिक लाइफ में बहुत पॉपुलर हैं या आपके बहुत सारे फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, तो ये खतरा आपके लिए और ज्यादा है। और खबरें अनकही में अब बात एक शहर की, एक शहर जिसे लोग इंडस्ट्रियल सिटी भी कहते हैं, एजुकेशन हब भी। देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा है शहर का नाम, लेकिन हाल ही में इसे जो नया खिताब मिला है वो सुनकर आप हंसेंगे भी और चौंक भी जाएंगे। जी हाँ, अब ये शहर कहलाता है गाली गलौज का टॉपर। यहाँ मोहब्बत हो या गुस्सा, बात बनती ही नहीं जब तक गाली बीच में ना घुसाई जाए।
पूरे यूपी में गाली गलौज करने के मामले में कानपुर नंबर 1 निकला। ये खुलासा हुआ है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक और सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के संयुक्त सर्वे में। पिछले 11 साल में 17,000 लोगों पर किए गए सर्वे ने साफ कर दिया है कि कानपुरियों की जुबान पर हर वक्त गालियां मजाक के रूप में या गुस्से में चिपकी ही रहती हैं। सर्वे में सामने आया कि यूपी में 74% लोग बातचीत में गाली का इस्तेमाल करते हैं। इसमें 90% पुरुष और 58% महिलाएं शामिल हैं। मतलब कानपुर वाले चाहे मोहब्बत जताएं या गुस्सा दिखाएं, गाली तो बीच में जरूर डाल देंगे। यही वजह है कि कानपुर गाली गलौज का टॉपर बन बैठा है। इस मामले में लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद और सहारनपुर जैसे शहर भी पीछे नहीं है। इन जगहों पर भी 76% लोग गालियों का इस्तेमाल करते हैं। कानपुर गाली गलौज में अव्वल क्यों है? क्योंकि यहाँ 78% लोग गाली देते हैं। लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद और सहारनपुर में 76%, मेरठ में 75%, प्रयागराज में भी 75%, बरेली में 74%, नोएडा में 73%, गाजियाबाद में 73% और यूपी के बाकी शहर इनसे थोड़ा पीछे हैं। कानपुर ने सबको पछाड़ते हुए पहला स्थान झटक लिया। दिल्ली या पंजाब जैसे राज्यों में भी गालियां खूब चलती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की मिट्टी का रंग अलग ही है। कानपुर में गालियां सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं होती, बल्कि यहाँ तो इसे हंसी ठिठोली और मजाक का हिस्सा भी माना जाता है। मोहल्लों की बैठकी हो, चौक में चाय पर चर्चा हो या फिर ऑटो रिक्शे वाले से बहस, कानपुर की बोली में गाली अपने आप घुल मिल जाती है। यही कारण है कि कानपुरिया गालियां लोगों को बुरी नहीं लगती, बल्कि वो हंसी मजाक में ही सुन ली जाती हैं और बर्दाश्त कर ली जाती है। वैसे ऐसा ही एक और शहर है, बनारस। बनारस के बारे में बात मशहूर है कि अगर वहां किसी व्यक्ति ने आपको गाली देकर बात नहीं की तो आप उसके करीबी या जिगरी नहीं है। यूपी में गालियों पर सर्वे करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि गालियां समाज की भाषा का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि ये आदत आपकी छवि पर असर डालती है। अगर घर और स्कूल से बच्चों को सही संस्कार दिए जाएं, तो इस आदत को कम भी किया जा सकता है। भाषा में सम्मान को जोड़कर समाज को बेहतर दिशा दी जा सकती है। कानपुर का गाली गलौज वाला ये खिताब चाहे कुछ लोगों को अटपटा लगे, लेकिन शहर के लोग इसे अपनी बेबाकी और खुलापन मानते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में कानपुर इस टॉप रैंक को बरकरार रख पाता है या गालियां कम करके अपनी छवि सुधारने की कोशिश करता है। हालांकि सच बताऊं और मैं अपनी बात करूं तो मुझे तो गालियों से बहुत ज्यादा नफरत है। वो गालियां चाहे समाज में हम आपस में दें, घरों में, दफ्तरों में दें, या फिर ये जो OTT कंटेंट चलता है जिसे हम बहुत प्यार से देखते हैं, उसकी गालियां। मैं ज्यादातर ऐसा कंटेंट नहीं देखती हूँ जिसमें गालियों की भरमार होती है, और इसीलिए कई फिल्मी सितारों के सामने मैंने कई बार ये सवाल भी उठाया कि क्या समाज की रियलिटी दिखाने के लिए गालियां देना जरूरी है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर लिखकर भेजें। हम जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं गालियों को लेकर। तो आज चलते चलते मैं तो आपसे यही कहूंगी कि हम कोशिश करें कि हमारे बच्चों को अच्छा कंटेंट दिखाएं और उनकी भाषा को और समृद्ध बनाएं, ना कि गाली गलौज से भरी हुई। आज विदा लेती हूँ, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिए।